स्टूडेंट फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैंने आप लोगों से कहा था कि आज मैं प्रस्तावना के हर एक शब्द पर डिस्कस करूंगा, जो कि प्री कम टू मेंस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज मैं प्रस्तावना के सारे शब्दों पर आपके डिस्कस करूंगा और कल से जो क्लास होगी वो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाऊँगा मैं आप लोगों को, जैसे आप लोग आराम से जो फ्लो चार्ट में बनाऊँगा आप लोग उसको उतार सकें। लेकिन आज शब्दों का अर्थ बताना है तो आज ब्लैक बोर्ड की इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन कल से जो टॉपिक स्टार्ट होगा पॉलिटी का, उसमें ब्लैक बोर्ड पे आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो आइए बात करते हैं इस पर। अगर हमको भारतीय संविधान के बारे में जानना है कि इस संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया इतना विशाल संविधान, मैं आपको सोचने का एक कारण देता हूँ। बिना संविधान रूल रेगुलेशन के क्या कोई देश पूरी तरीके से लोकतांत्रिक हो सकता है? ये आप लोग सोच के बताइएगा। जनता के लोगों के द्वारा जनता के लिए जनता की बात की जा रही है, अर्थात ऐसा नियम व कानून जिसमें सिर्फ जनता की भलाई की बात कही गई हो। भारत के संविधान का उद्देश्य उसकी प्रस्तावना को पढ़ने पर पता चलता है। प्रस्तावना क्या है, आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में पढ़ के मुझे लिख के दीजिएगा कि भारत की प्रस्तावना क्या है। भारतीय संविधान की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो यह एक विशेष सभा द्वारा निर्मित है एवं जन दृष्टिकोण से यह अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। समतुल्य माने समान है। यह संविधान विश्व का व्यापक दस्तावेज है जिसमें पहले 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में 22 भाग 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। इस संविधान की विशालता की वजह से इसको वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। अब आप लोग डाली हेडिंग संविधान की प्रस्तावना। अगर हम संविधान की प्रस्तावना को देखें तो एक विचार यह निकल कर सामने आता है कि संविधान केवल जनता की भलाई के लिए बनाया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जनता को अहमियत दी गई है। डाली हेडिंग प्रभुत्व संपन्न राज्य। ऐसा राज्य जो बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो और अपनी आंतरिक एवं विदेश नीति को स्वयं से निर्मित करता हो बिना हस्तक्षेप के। इस संबंध में भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र है। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में पूर्णतया निहित है। अगर गौर किया जाए तो आज़ादी के बाद भी भारत राष्ट्रकुल का एक एवं यूएनओ का सदस्य रहा है, तो वह सिर्फ अपनी इच्छा के अनुसार रहा है, किसी दबाव में नहीं रहा है। डाली हेडिंग लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत में प्रतिनिधिमूलक प्रजातंत्र की स्थापना की गई है, अर्थात जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति ही जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। गणराज्य का मतलब है कि भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक छोटे एवं बड़े पद को योग्यता के अनुसार प्राप्त कर सकता है। भारतीय राज्यों का प्रधान राष्ट्रपति भी निर्वाचित व्यक्ति ही होता है, जबकि ब्रिटेन में आनुवांशिक होता है। संसदीय सरकार, हेडिंग डालिए संसदीय सरकार। इसमें लिखिए भारत की संसदीय प्रणाली की व्यवस्था इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। इस प्रणाली में वास्तविक शक्ति जनता में निहित है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के समूहों से मिलकर मंत्रिमंडल बनता है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है, जो मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में कार्यपालिका प्रधान राष्ट्रपति होता है, जो जनता के द्वारा चुने गए मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। तो एक फ्लो चार्ट बनेगा, इसमें जनता, फिर डैश करके मंत्रिपरिषद, फिर डैश करके प्रधानमंत्री, फिर डैश करके राष्ट्रपति। डाली हेडिंग मूल अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार की घोषणा की गई है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो संविधान द्वारा जनता को प्रदत्त है। इसकी प्रेरणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। डाली हेडिंग राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान के भाग 4 में ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या है जिसका पालन करना राज्य का कर्तव्य है, परंतु वह इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना है और इसकी प्रेरणा आयरलैंड से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। इज़ अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब डाली हेडिंग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग और स्वतंत्र रखा गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति, भत्ते, वेतन तथा पद से हटाए जाने के संबंध में संविधान में स्पष्ट प्रावधान किया गया है, जिसके कारण उन पर दबाव नहीं डाला जा सकता। डाली हेडिंग संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। भारतीय संविधान में संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के बीच अद्भुत संबंध है। ना तो यह इंग्लैंड की संसद की तरह सर्वोच्च है और ना ही यह अमेरिका की न्यायपालिका की तरह असीमित शक्ति वाली है। कठोर एवं लचीला संविधान। हेडिंग डालेंगे कठोर एवं लचीला संविधान। कठोर इसलिए है कि इसके कुछ प्रावधानों में संशोधन करना अत्यंत कठिन है। इसके लिए विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है, जबकि अधिकतर प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से पास कर दिया जाता है। एकल नागरिकता।
अगर हम संघात्मक संविधान का लक्षण देखें तो दोहरी नागरिकता अत्यंत आवश्यक है, जैसे अमेरिका, किंतु भारतीय संविधान में एकल नागरिकता है। पॉइंट नंबर 1, भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत का नागरिक होता है। पॉइंट नंबर 2, हमारे संविधान में कुछ ऐसे संशोधन हुए हैं जिनमें संविधान की तात्विक दृष्टि से पुनः रचना हो गई है। इसमें उल्लेखनीय है 7वां, 42वां, 73वां, 74वां संशोधन। अंतिम 2 संशोधनों से भाग 9 का जोड़े गए हैं, मतलब 73वें और 74वें संविधान, अंतिम 2 संशोधन की बात कर रहा हूँ, उससे भाग 9 और भाग 9 का जोड़े गए हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाग 9 और भाग 9 का किस संशोधन द्वारा जोड़े गए, तो 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 और भाग 9 का को जोड़ा गया है, जो पंचायत और नगर पालिका से संबंधित है। भाग 9 पंचायत और भाग 9 का नगर पालिका। इस तीसरे स्तर के शासन के बारे में उपबंध किया गया जो अन्य किसी संविधान में उल्लिखित नहीं है। डालिए हेडिंग, वयस्क मताधिकार। भारत में संसदीय प्रणाली की व्यवस्था है जिसमें देश का प्रशासन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है, अतः संविधान प्रत्येक वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार प्रदान करता है। ये रहा हमारा संविधान और यही हमको प्रदान करता है सबसे ज़्यादा पावर, जनता को सबसे ज़्यादा पावर प्रदान करने का अधिकार हमारे इसी संविधान में है। पहले मतदाता की उम्र 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। दिस अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। पहले मतदाता की उम्र 21 वर्ष थी, मत देने का अधिकार 21 वर्ष की उम्र में था, जिसको 61वें संविधान, याद रखिएगा 61 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसको अंडरलाइन करके आप लोग लिखते चलिएगा। अब डालिए हेडिंग, केंद्रोन्मुख संविधान। भारतीय संविधान की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि संघात्मक होते हुए भी इसमें केंद्रीयकरण की सबल प्रवृत्ति है। जैसे आपातकालीन परिस्थितियों में संविधान पूर्णतः एक एकात्मक संविधान का रूप धारण कर लेता है। फिर से मैं इसको बोल दे रहा हूँ, हेडिंग लिखिए, केंद्रोन्मुख संविधान। केंद्रोन्मुख संविधान भारतीय संविधान की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि संघात्मक होते हुए भी इसमें केंद्रीयकरण की सबल प्रवृत्ति है। जैसे आपातकालीन परिस्थितियों में संविधान पूरी तरीके से एक एकात्मक संविधान का रूप धारण कर लेता है। अब डालिए हेडिंग, पंथ निरपेक्ष राज्य। इसका तात्पर्य यह है कि धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति का पालन करता है। पंथ निरपेक्ष राज्य में लिखिएगा, इसका तात्पर्य यह है कि धार्मिक मामलों में यह तटस्थता की नीति का पालन करता है। सबको धर्म की स्वतंत्रता, कामा उपासना का अधिकार है, किंतु अन्य स्वतंत्रता की तरह राज्य स्वतंत्रता पर भी सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए रोक लगाई जा सकती है। मौके पे आप देख रहे हैं कोरोना संकट काल में किस तरह से राज्य अपने यहाँ लॉकडाउन कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पंथ निरपेक्ष राज्य के इस टॉपिक से प्रेरित होता है। क्योंकि मैं ये लाइन फिर से पढ़ दे रहा हूँ कि इसका तात्पर्य यह है कि धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति का पालन करता है, सबको धर्म की स्वतंत्रता, कामा उपासना का अधिकार है, किंतु अन्य स्वतंत्रता की तरह राज्य स्वतंत्रता पर भी सार्वजनिक व्यवस्था, कामा सदाचार एवं स्वास्थ्य जैसे मामलों के लिए रोक लगाई जा सकती है। वर्तमान में आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से राज्य समय समय पर लॉकडाउन कर दे रही है। अभी हाल ही में 10 तारीख की रात 10 बजे से 13 तारीख की सुबह तक लॉकडाउन राज्य ने किया था और अभी मौके पे शनिवार और रविवार को पूरी तरीके से लॉकडाउन है। मित्रों, अगला हेडिंग डालिए, समाजवादी राज्य। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समाजवादी राज्य संविधान का मुख्य उद्देश्य है जिसका संकेत प्रस्तावना में वर्णित सभी नागरिकों को आर्थिक, कामा न्याय, कामा प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता दिलाने के लिए संकल्प मिलता है। समाजवादी शब्द संविधान में 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, इसे नोट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। डालिए हेडिंग, समाजवादी राज्य। तो इसमें लिखिए, संविधान का मुख्य उद्देश्य है जिसका संकेत प्रस्तावना में वर्णित सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता दिलाने के संकल्प मिलते हैं। नोट करके लिखिए, समाजवादी शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। समाजवादी शब्द संविधान में 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। अब डालिए हेडिंग, मूल कर्तव्य। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 का 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग 4 का जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग
4 का जोड़कर नागरिकों के मूल कर्तव्य को शामिल किया गया। अगली हेडिंग डालिए, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। इसमें अल्पसंख्यकों के धर्म, कामा, संस्कृति जैसे अधिकार दिए गए हैं। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा में इसमें अल्पसंख्यक के धर्म, कामा, संस्कृति जैसे अधिकार दिए गए हैं। अगली हेडिंग है विधि का शासन। इसके तहत सभी नागरिक विधि के समक्ष समान हैं तथा राज्य का प्रत्येक अंग विधि द्वारा नियमित एवं नियंत्रित है। विधि के शासन में आप लोग लिखेंगे, इसके तहत सभी नागरिक विधि के समक्ष समान हैं तथा राज्य का प्रत्येक अंग विधि द्वारा नियमित एवं नियंत्रित है। मित्रों, ये प्रस्तावना के उन महत्वपूर्ण मूल मुद्दों पर मैंने बात की है कि शब्दों को मैंने डिस्कस किया। जितने भी चीज़ें मैंने आज बताई हैं वो प्री कम टू मेंस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए मैंने एक एक शब्द को कई बार दोहराया कि आप लोग अब नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें आराम से। और कल का टॉपिक हमारा होगा संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ये टॉपिक बाय टॉपिक चलेगा, मैं इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा और आप लोग इसको नोट करते चलिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कल संघ राज्य क्षेत्र में ख़त्म कर दूंगा और हो सकेगा तो नागरिकता भी मैं ख़त्म कर दूंगा क्योंकि अब स्पीड से पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम भी अब सर पे आने वाला है। कभी कौन सा एग्ज़ाम हो जाए, अभी डेट तो क्लियर नहीं है लेकिन एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो उसके पहले आपकी पॉलिटी और हिस्ट्री। आज दिन है मंगलवार और आज पॉलिटी है, कल भी पॉलिटी चलेगी और बृहस्पतिवार को मैं आपको इतिहास पढ़ाऊँगा, शुक्रवार को इतिहास पढ़ाऊँगा, शनिवार को करंट अफेयर्स की क्लास चलेगी और रविवार को मैं एक बार फिर से आपके सामने मोटिवेशन का वीडियो लेके प्रस्तुत होऊंगा और मंडे को प्रश्नोत्तर का सार संग्रह होगा जो कम से कम आधे घंटे से कम का नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत लंबा सेशन चलने वाला है तो 20 मिनट से तो कम होगा नहीं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और जाते जाते एक शब्द और आपसे कि कोरोना के इस महाकाल में देख लीजिए, आज कचहरी भी पूरी सील हो गई है, शिवनगर भी पूरा सील हो गया, फतेहगंज भी पूरा सील हो गया, चौक की तरफ भी पूरा सील हो गया है। तो बच कोई नहीं रहा है। ऐसा ना हो कि हम और आप भी इस कोरोना के काल के ग्राफ में आ जाएं। तो बहुत ही ज़्यादा बचने की ज़रूरत है, बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है। अभी कोई वैक्सीन भी नहीं बनी है कि हम इससे बच सकें। तो घरों में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, अपने माता पिता का कहना मानें, साथ साथ सरकार का सहयोग करें। और सरकार का सहयोग करेंगे तो उसका लाभ आपको ही होगा। बार बार बाहर ना जाएं, कोई फ़ायदा नहीं बाहर जाने का। यदि बहुत ज़रूरी काम है तो बाहर जाएं, लेकिन मास्क लगा के जाएं, हेलमेट लगा के जाएं, क्योंकि आजकल मौके पर चौराहे पर चेकिंग चल रही हुई है। कभी भी कोई भी पुलिस वाला आपको रोक सकता है, प्रताड़ित कर सकता है। तो इससे बचें और अपना ध्यान रखें। इसी शब्दों के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।